अब गाइस देखते हैं चैप्टर 2 की मिसलिनियस का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है लेट f इज इक्वल टू, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं f इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। हमें बताया हुआ कि जो हमारा x है वो r को बिलोंग करता है, मतलब सारे रियल नंबर में से होगा वो। देन कह रहे हैं f बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब हमारा जो रिलेशन, ये फंक्शन का जो रिलेशन बन रहा है हमारा वो है r टू r। सही है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ये वो कह रहे हैं। देन कह रहे हैं डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। अब हमें रेंज निकालनी है, रेंज मतलब हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। बेसिकली हमें रेंज तो हमारी वाई होती है ना, वाई की सारी वैल्यूज, वाई की अगर हमारी सारी वैल्यूज आ गई तो हमारी रेंज निकल जाएगी। अब देखो ऐसे गाइस, ऐसे कई क्वेश्चन हमने 2.2 में किए हैं। जैसे हमें दिया होता था, असली में अगर हमें दिया होता तो ये क्या दिया होता है, एक्स कोमा वाई, ऐसे दिया होता। देखो एक्स कोमा वाई पहले लिखा होता फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया होता एक्स कोमा वाई इज सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। असली में अगर हमें फंक्शन दिया होता ना तो ऐसे दिया होता और यहाँ पे बोला होता x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर असली में हमें दिया होता, इन्होंने ये शॉर्ट में लिख दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इन्होंने y की जगह ना, यहाँ पे x कोमा वाई होता है हमेशा हमेशा हमारा x कोमा वाई, इन्होंने सीधा y की जगह क्या लिख दिया है, ये वाला सीधा उठा के यहीं यहीं पे लिख दिया है। इन्होंने क्या किया, ये वाली जो y की वैल्यू दी हुई है ना हमें, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इन्होंने ये सीधा उठा के ये y में ही डाल दिया, ऐसे कर दिया। x कोमा वाई की जगह इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज सच दैट, ऐसे कर दिया, इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। इन्होंने ये वाला स्टेप ही खा गए हैं, तो हमें तो पता है कैसे होता है। इसलिए जब भी हमारा ऐसे कुछ लिखा हो x कोमा एक्स क्यूब ऐसे कुछ लिखा हो, या x कोमा एक्स स्क्वेयर ऐसे कुछ लिखा हो, या एक्स कोमा, ये वाला एग्जांपल ले लो, एक्स कोमा एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसे कुछ लिखा हो हमारा, तो हमेशा पहले वाली टर्म तो एक्स होती है और दूसरी वाली वाई होती है, याद रखना। पहले वाली एक्स दी हुई है हमें, दूसरी वाली वाई होगी, पहले वाली एक्स और दूसरी वाली वाई। तो इधर भी यही है, पहले वाली एक्स दूसरी वाली वाई। तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें कह रहे हैं इसकी रेंज निकालो। रेंज कैसे निकलती है, सारी वाई की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। देखो क्या, अब जैसे कोई देखो गाइस, हमारा कोई पी वाई क्यू होता है, जैसे कोई हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है। जब हमारा नीचे ऊपर वाला जैसे एक्स दिया हो, जैसे ऊपर वाला मान लो हमें 2 दिया है और नीचे वाला उससे अगर हमें बड़ा दिया है, जैसे नीचे वाला दिया है हमें 3 दिया हुआ है, तो जब भी न्यूमिनेटर से बड़ा होता है ना डिनोमिनेटर, तो हमेशा हमारा आंसर 1 से छोटा आता है, लेस देन 1 आता है, लेस देन 1। कभी भी निकाल के देख लो, जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, आप ऐसे 4/7 करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, हमेशा आंसर लेस देन 1 ही आएगा। न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे है, यही कंडीशन यहाँ पे लग रही है। ऊपर वाला क्या है हमारा न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में हमारे को एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है न्यूमिनेटर में, और नीचे क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वायर में +1 किया हुआ है, एक्स स्क्वायर में +1 किया हुआ है। मतलब ऊपर न्यूमिनेटर से तो बड़ा ही है हमारा डिनोमिनेटर, क्योंकि उसमें +1 हो रहा है। न्यूमिनेटर में खाली एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर में हमें +1 भी किया हुआ है, तो मतलब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर इन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा रफ वर्क में ले लो। हेयर इन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज बिगर या लार्जर कह लो, डिनोमिनेटर इज बिगर या लार्जर देन न्यूमिनेटर। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा होगा 1 से। ये वही वही वाली बात, लेस देन 1। जब न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो लेस देन 1 आंसर आता है, तो ये हमारा लेस देन 1 आ गया। हमारे को एक कंडीशन तो पता लग गई कि लेस देन 1। अब देखते हैं, हम देखते हैं और क्या कंडीशन निकल सकती है। मैंने सोचा हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर में भी हमारा एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी हमारा एक्स स्क्वायर है। अब मुझे इतना पता है, जब हमारा एक्स स्क्वायर होता है ना, जब भी आप कोई किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालो वो हमेशा बड़ा आता है और इक्वल आता है 0 के। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है।
किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे नेगेटिव वैल्यूज ले लो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज ले लो, किसी का भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा बड़ा और इक्वल आता है जीरो के। जैसे मैंने रियल नंबर में से कोई नंबर ले लो, जैसे मैंने रियल नंबर में से जीरो ले लिया, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो डालो तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, तुम्हारा आंसर जीरो आ गया। अब ऐसी कोई नेगेटिव वैल्यू लो, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या है हमारा, जीरो से बड़ा नहीं आया। अब ऐसे ही टू लेके देख लो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। एक्स की वैल्यू मैंने 2 ली ना, 2 का स्क्वायर 4, ये भी जीरो से बड़ा आ रहा है। तो किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल आता है, इतना मुझे पता लग गया। तो अब इधर देखो हमारा क्या है, इधर न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। तो मैं ये नहीं कह सकता जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लो, जो हमारा एक्स स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा हमारा बड़ा होगा और इक्वल टू होगा जीरो के, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। तो ये तो हमेशा हमारा जीरो से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एक्स का स्क्वायर है। अब कई बच्चे कहेंगे सर डिनोमिनेटर में तो +1 भी हो रहा है। अब देखो गाइस, जब हमारा एक्स स्क्वायर ही जीरो से बड़ा आ रहा है तो +1 करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली जीरो से बड़ा ही आएगा, तो इसलिए ये पूरा हमारा जीरो से बड़ा ही आएगा। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या लिख देंगे, जैसे इसकी हमने कंडीशन ये लिखी थी और इसकी लिख देंगे, इसको थोड़ा मतलब लैंग्वेज इसमें लिख के समझा देंगे टीचर को। क्या समझाएंगे, एज वी नो लिखेंगे, एज वी नो हमें पता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हम लैंग्वेज में लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी 0, 1 मेरे गलती से ये वाला मैंने 1 देख लिया था। एज वी नो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमने बता दिया। तो उसके बाद ये वाला स्टेप लिख देंगे, इस वाली लाइन लिखने के बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे। देन अब इन दोनों स्टेप को जोड़ दो, इन दोनों स्टेप को जोड़ के क्या लिखेंगे, इन दोनों स्टेप को जोड़ के लिख दो ना, बीच में लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये छोटा है 1 से और यही वाली चीज बड़ी है 0 से, इसको ऐसे लिख दो, हमारी रेंज आ गई है। तो रेंज क्या आई हमारी, 0 से बड़ी और इक्वल, ऐसे लिख देना ना, रेंज इज इक्वल टू 0 से बड़ी और इक्वल, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट लगेगी कॉमा 1 तक, 1 से छोटी है मतलब ओपन ब्रैकेट लगेगी इसमें, तो 0,1 आ गया। अब गाइस हमें एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ ना वो ये दिया हुआ है 0,1 ओपन ब्रैकेट, कई एनसीईआरटी में स्क्वायर ही दिया हुआ ब्रैकेट, कई एनसीईआरटी में ये वाला ही आंसर है और कई एनसीईआरटीज में ना ये वाला आंसर दिया हुआ है, ये वाला आंसर रॉन्ग है। किसी भी मेथड से करोगे ये वाला आंसर कभी भी नहीं आएगा, हमेशा ये वाला आंसर आएगा। तो ठीक है, ये नोट कर लेना। रेंज आ गई हमारी 0,1, 0 हमारा इंक्लूडेड है और 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन 6 कुछ भी नहीं था क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट एफ कॉमा जी इज सच दैट R2R, मतलब कह रहा है एफ एक फंक्शन है जी एक फंक्शन है, उन दोनों का जो रिलेशन है ना R2R है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय, हमें एफ एक्स दिया हुआ और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। एफ एक्स दिया हुआ हमें x+1 और जी एक्स दिया हुआ है 2x-3। हमें कह रहे हैं कि फाइंड करो f प्लस जी, f माइनस जी एंड f बाई जी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आंसर 7, हमें एफ एक्स दिया हुआ है x+1, जी एक्स दिया हुआ है 2x-3। फर्स्ट में कह रहे हैं हमें f प्लस जी निकालो, f प्लस जी। अब गैस कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है f प्लस जी इंटू में, मतलब f प्लस जी एक्स, मतलब f प्लस जी जो है x का फंक्शन है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको देख के घबराना मत, ये दोनों एक ही बात है, f प्लस जी या f प्लस जी एक्स एक ही बात है। हमें बेसिकली करना क्या है, f वाले फंक्शन को और g वाले फंक्शन को ऐड करना है बस। ये हमारा f फंक्शन है, ये g फंक्शन है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हमारा f प्लस जी हो गया। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों को ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना हमें। एफ एक्स क्या है हमारा x+1, जी एक्स क्या है हमारा 2x-3, कितना आ जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और 1-3 कितना हो जाएगा -2, तो 3x-2 हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, ये f प्लस जी। देन सेकंड हमें कह रहे हैं f माइनस जी निकालना है। f माइनस जी को कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है f माइनस जी एक्स, ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स
हमें क्या करना है, एफ में से जी माइनस करना है, एफ एक्स में से जी एक्स माइनस कर दो। क्या है हमारा, एफ एक्स है एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स कर देंगे, जी एक्स है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। जब भी कभी बीच में माइनस आ जाए ना, माइनस के बाद कभी आगे माइनस आ जाए तो आगे ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, फिर ब्रैकेट में हम खोल देते हैं आगे जाके। एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स, देन फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री। तो अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, और वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फोर। तो माइनस एक्स प्लस फोर आ गया, एफ माइनस जी। देन थर्ड पार्ट, एफ बाई जी निकालना है, एफ बाई जी निकाल दो। एफ बाई जी का मतलब है एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस वन, और जी एक्स क्या है हमारा, टू एक्स माइनस थ्री। दैट्स इट, हमारा आंसर। ये तो कुछ डिवाइड होएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। और इसमें बस एक कंडीशन डाल दो, जो हमारा डिनोमिनेटर है, मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा रेशनल में ऐसा कुछ होता है, जैसे पी वाई क्यू होता है रेशनल में, तो नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू कैन नॉट बी जीरो। तो यहाँ भी यही लिख दो। अगले स्टेप में लिख देता हूँ, टू एक्स माइनस थ्री कैन नॉट बी जीरो। यहाँ से चाहे आप इतना छोड़ दो तो भी सही है, नहीं तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू भी निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, सब उधर चला जाएगा, माइनस थ्री इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री, और ये टू नीचे आ जाएगा, प्लस थ्री बाई टू। तो ये आ गया x कैन नॉट बी प्लस थ्री बाई टू। चाहे आप यहाँ भी छोड़ दो तो भी एक ही बात है, और ये लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। देन क्वेश्चन 7 हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें यही तीन चीज़ें निकालने के लिए कह रहे थे। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट एफ इज इक्वल टू, ये हमें कोई फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं ना, बी अ फंक्शन एफ, ये कह रहे हैं कुछ ये फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड टू जेड मतलब इंटीजर टू इंटीजर, जेड का मतलब होता है इंटीजर। फिर कह रहे हैं डिफाइंड बाय, ये हमें मेन फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमें मेन हमारा फंक्शन दिया हुआ है फॉर सम इंटीजर्स ए कोमा बी। मतलब कह रहे हैं जो ए और बी हैं वो इंटीजर्स हैं। कह रहे डिटरमाइन करो ए एंड बी, कह रहे ए एंड बी की वैल्यू निकालो। मैंने देखा कैसे निकाल सकते हैं, मैंने देखा कि हमें ये दिया हुआ है, इन्होंने कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, मैंने कहा इनका यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब मैंने सोचा जो मुझे ऑर्डर पेयर्स दिए होते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर्स दिए होते हैं, ऑर्डर पेयर्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे 1,3 हो गया, ऐसे 2,5 हो गया, ये सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं हमारे, ऐसे जो भी ऐसे ओपन ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं और फंक्शन के अंदर। तो उसमें जो पहले वाला टर्म होती है वो होता है x, हमें पता है, और दूसरी वाली टर्म क्या होती है, हमेशा y होती है, सबको पता है। पहले वाली टर्म x, दूसरी वाली टर्म y। ऐसे यहाँ पे भी सारी ऐसे ही होगा, पहले वाली टर्म x, दूसरे वाली y, पहले वाली टर्म x, दूसरे वाली y, पहले वाली टर्म x, दूसरे वाली y, सारा ऐसी जगह ऐसे ही होगा सारा। तो अब मैंने सोचा मेरे को x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसका कुछ यूज़ करके इनका ना कुछ बनाता हूँ मैं। देखते हैं चलो क्या करते हैं। मैंने सोचा एफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल एफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्स तो मेरा वाई होता है एक तरह का। एफ एक्स को मैंने वाई लिख दिया, और बाकी ए एक्स प्लस भी ऐसे का ऐसी। अब मैंने सोचा इनकी वैल्यूज डालता हूँ, वाई और एक्स की। पहले वाली वैल्यू डालता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की भी 1 है, तो मैंने पहले वाली डाल दी। वाई की 1 है तो वाई की जगह 1 डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू ए एक्स की भी वैल्यू 1 है तो मैंने इंटू 1 कर दिया, प्लस बी। ये आगे हमारी एक इक्वेशन ये बन जाएगी, क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। 1 को इधर लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ से हटा दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब ऐसी ए एक्स प्लस बी में इसमें अगली वाली वैल्यू पुट कर दो, एक्स कॉमा वाई की। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो और वाई की 3, इसमें 2,3 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू मैंने क्या डालनी है 3 इज इक्वल टू ए इंटू, और एक्स की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे, तो 2 डाल दो बस। यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई, 3 को इधर लिख दो बस। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। हमने तो बहुत सारे मेथड सीखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बड़े सारे मेथड्स होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो होता है, किसी से भी सॉल्व कर दो इन दोनों इक्वेशन को। a प्लस बी
इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब देखो इसको मैं कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में पहले वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए, तो इसको मेरे को 2a बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी इसको पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 बन गया। देन अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा ये 2a से 2a कटा, ये कट गया। देन प्लस प्लस ये माइनस बन जाएगा, 2b माइनस b कितना हो जाएगा, खाली b इज इक्वल टू ये माइनस बन जाएगा -1, 2 - 3 -1 हो जाएगा। जिसको भी ये एलिमिनेशन मेथड नहीं आता वो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एलिमिनेशन मेथड की वीडियो देख लो। मेथड, जिसको भी एलिमिनेशन मेथड नहीं आता वो यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, उससे वीडियो देख लो एलिमिनेशन मेथड की, आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मेरी b इक्वल टू -1 वैल्यू होगी। अब इस b इक्वल टू -1 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। बस यही हमें निकालनी थी, तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। पुट b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, डाल दो a प्लस b इज इक्वल टू 1 है, b की जगह -1 डाल दो, a प्लस -1 इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, a -1 इज इक्वल टू 1, ये -1 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरी 2। तो मेरी b की a और b की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे लिख दो, हैंस a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। दैट्स इट, ये हमारा आंसर खत्म। क्वेश्चन 8 में और कुछ था ही नहीं। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n। हमें एक ये रिलेशन दिया हुआ है, n टू n रिलेशन है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, n टू n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमें रिलेशन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि आर द फॉलोइंग ट्रू, ये हमें जो 3 दिए हुए हैं पूछ रहे हैं कि ये ट्रू है। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है ये ध्यान से देख लो, ये दिया हुआ है हमें a, b इज सच दैट जो a, b है वो बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और ये हमें कंडीशन दी हुई है a इज इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कंडीशन ट्रू है या नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं, हमें बोला हुआ है a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम देखते हैं, अब इन्होंने b की जगह इधर a लिखा हुआ, इधर b है, देखो इधर a है। ये कह रहे हैं a, बिलोंग्स टू r, ये r रियल नंबर वाला r नहीं है, ये r रिलेशन वाला r है, ये वाला r है। ओके, कह रहे हैं जो a, है बिलोंग कर रहा है ये वाले रिलेशन से। तो हमें सबसे पहले इन्होंने b की जगह a डाला हुआ है, तो हमें भी b की जगह a ही डालना पड़ेगा। और अगर ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो a, b नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो हम कोई नेचुरल नंबर डाल देते हैं इस वाले नंबर को। तो a, की जगह मैं ये डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 1, डाल दो, कुछ भी जो आपको मन करे वो डाल दो। 1, डाल दिया मैंने, जैसे ये हमारे नेचुरल नंबर है 1 और ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। अब देखो ये 1, मैंने डाला, तो ये वाले इस रिलेशन में क्या वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू b स्क्वायर है। ये पहले वाला मेरा a है और दूसरे वाला मेरा b है। अब इन्होंने दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो दोनों a ही हो गए, b भी हमारा a ही है इधर। ओके, ये वाला क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन 9 जो है पेपर में नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन 10th फिर भी पूछा जाता है, क्वेश्चन 9 कभी नहीं पूछा जाता। और क्वेश्चन 9th भी 11th भी ऐसे ही है, 12th भी ऐसे ही है, 10th फिर भी कभी कभार पूछ लेते हैं। देन अब देखो 1, अब इसको इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू b स्क्वायर है। इस कंडीशन के लिए a इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर तो दोनों a ही है, तो हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हो रहा है ट्रू, ये कंडीशन हमारी पहली ट्रू आ गई, 1, रखने से ट्रू आ गई। अब कुछ और रख के देखते हैं। हमने तो a की जगह भी 1, ही रखा है ना नेचुरल नंबर में। अब 2, रख के देख लेते हैं। तो a को मैंने रख दिया 2, ये रख दिया। अब देखते हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। मैंने a की जगह 2 रखा है यहाँ पे 2, और देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। b की जगह मैंने क्या रखना है यहाँ पे, a ही रखना है, 2 ही रखना है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 कभी 2 का स्क्वायर का इक्वल होता है, नहीं होता, तो ये नॉट सेटिस्फाई होगी कंडीशन। और हमें कह रहे हैं कि ये सेटिस्फाई होगी, a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा 2, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तुम्हारा एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया फॉल्स। अब ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं।
ये ऐसे ही आपको खुद ही करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के। कभी 1,1 डाल दो, कभी 2,2 डाल दो, कभी 3,3 डाल दो, एक बार भी फॉल्स आ जाता है आंसर फॉल्स। अब देखो हमें सेकंड में दिया हुआ A, B बिलोंग्स टू R। हमें कह रहे हैं जो A, B है ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। कह रहे हैं इसका मतलब ये भी होता है, इम्प्लाइज का मतलब होता है, ये पूछ रहे हैं इसका मतलब ये भी होता है क्या, बताओ B, A बिलोंग्स टू R होगा। तो हमें ये चेक करना है B, A बिलोंग्स टू R हो रहा है नहीं हो रहा। अब इन्होंने कहा A, B बिलोंग्स टू R है, तो A, B कुछ ले लेते हैं। जैसे A को ले लो आप, A को 4 ले लो, A को 4 ले लो और B को 2 ले लो। मैंने 4 और 2 इसलिए लिया क्योंकि ताकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे ना। ये देखो जब मेरा B 2 होगा, B मेरा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 4। और मैंने A क्या लिया हुआ है 4 ही, A मेरा 4 है और B मेरा क्या आ गया, B का स्क्वायर मेरा क्या आ गया 4 आ गया। तो A इज इक्वल टू B स्क्वायर नहीं हो गया। देखो मैंने A 4 लिया और यहाँ पे अब सारी बातें छोड़ो, यहाँ पे 4 और A की जगह 4 डाल दो और B की जगह 2 डाल दो, देख लो दोनों इक्वल आ जाएंगे। सही है, तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। ऐसी आपको आप भी कुछ और भी ले सकते हो जो ये दोनों इक्वल आ जाए। मैंने 4 और 2 ले लिया। देन फिर मुझे कह रहे हैं इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। अब देखो ये तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है A इज इक्वल टू B स्क्वायर को, ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है A, B। अभी कह रहे हैं कि बताओ अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ B, A कर दूँ तो भी बिलोंग करेगा R के, मतलब इस रिलेशन के। तो मैं B, A करके देख लेता हूँ। B मेरा 2 है, 2, अब A मेरा क्या है 4, मुझे ये रखना है। तो अब इसमें डाल के देख लेता हूँ। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे तो असली में पहले वाला मेरा होता क्या है, इस रिलेशन के हिसाब से पहले वाला तो A ही है ना मेरा, पहले वाला A पहले वाला आएगा और B दूसरे वाला आएगा। तो ये हमारा पहले वाला हो गया, ये दूसरे वाला हो गया। इसको यहाँ पे अभी ऐसे मत लिखो। तो पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाला का स्क्वायर है, पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाला का स्क्वायर। ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो पहले वाला क्या है हमारा 2, 2 इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर होना चाहिए। दूसरे वाला क्या है 4, 4 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होते हैं हमारे, नहीं होते, तो ये भी फॉल्स आ गई कंडीशन। सही है, इसको पहले वाला दिमाग से सोचो कि ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, और हमें कंडीशन दी हुई है पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाला का स्क्वायर। तो पहले वाला का डालो इधर और इसको लिखो दूसरे वाला का स्क्वायर। अब देखो इक्वल आ रहे तो इक्वल लिख दो, नहीं इक्वल आ रहे तो वैसे इसको काट दो, दैट्स इट। अगर अब नहीं इक्वल आ रहे, इन्होंने कहा है कि ये इंप्लाई करेगा B, A बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, A इज इक्वल टू B स्क्वायर आ जाता इस रिलेशन के हिसाब से, तो मैं कहता कि B, A बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ओके, देन अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कह रहे हैं हमें A, B बिलोंग्स टू R करता है, A, B बिलोंग्स टू R करता है और कॉमा करता है B, C बिलोंग्स टू R। अब हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जिसमें A, B भी बिलोंग करे R के और ये B, C भी बिलोंग करे R के। तो मैंने सोचा देखते हैं चलो क्या लें। अब मैंने सोचा अगर मैं A इज इक्वल टू मैं ले लूँ 16, A इज इक्वल टू 16 ले लूँ और B इज इक्वल टू ले लूँ 4, ऐसे लेता हूँ। जैसे A इज इक्वल टू 16 ले लिया मैंने, B इज इक्वल टू 4 ले लिया। तो अब देखो ये इस रिलेशन से सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। A इज इक्वल टू 16 लिया मैंने, तो 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। A इज इक्वल टू B स्क्वायर सेटिस्फाइड। सही है, अब मुझे ऐसे ही B, C लेना है। B मैंने 4 लिया तो C को 2 ले लूँगा। B इज इक्वल टू 4 लिया मैंने, B तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे जो B लिया वो भी वही यहाँ पे B रहेगा। B इक्वल टू 4, अब C इज इक्वल टू 2 ले लो। मुझे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सबसे पहले, जो इन्होंने बोला ये चीज़ सेटिस्फाई करके दिखानी सबसे पहले। उसके बाद ये पूछने की इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R। असली में क्वेश्चन हमसे इन्होंने ये वाली चीज़ पूछी है, फिर हम ये देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये B, C बिलोंग्स टू R करना है मुझे। तो 4, 2 यहाँ भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब डाल के देख लो चाहे यहाँ पे B, C, B पहले वाला है, C दूसरे वाला है। तो देखो पहले वाला हमारा ये है A और दूसरे वाला B है। अब इसको डाल के देख लो ना, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ रहा है ना। B हमारा पहले वाला है, C हमारा दूसरे वाला है। अब यहाँ पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाला का स्क्वायर आना चाहिए, तो पहले वाला 4 है इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर आ रहा है हमारा ये। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
सही है। अब हमें इम्प्लाई करना है ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमें पूछनी है। ये असली में क्वेश्चन ये है कि बताओ ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर करता है। तो मेरा ए क्या है 16, ए मेरा 16 है, कोमा सी क्या है मेरा, ए कोमा सी बोल रहे हैं ना, ये ए कोमा सी बोल रहे हैं, सही है। सी मैंने लिया 2, तो कह रहे हैं ये बताओ ये बिलोंग कर रहा है आर के। तो अब इसमें हम सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है, मतलब पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर आना चाहिए, पहले वाला इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर आना चाहिए। पहले वाला क्या है 16 इज इक्वल टू आना चाहिए दूसरे वाले के स्क्वायर के, दूसरे वाले का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो ये नॉट सेटिस्फाइड हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। सो ये आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो तीनों के आंसर फॉल्स ही आए हमारे, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी। तो क्वेश्चन 9 हो गया हमारा कंप्लीट। जिसको ये समझ आ गया ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन 9 इतनी ज़्यादा थ्योरी कभी नहीं पूछी जाती, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते कभी भी। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक हमें ये सेट दिया हुआ है, एक हमें सेट दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16। हमें दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, एंड फिर बोला हुआ है हमें एंड एफ इज इक्वल टू, हमें बोला हुआ है ये हमें दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि आर द फॉलोइंग ट्रू। तो पहले वाला हमें क्या दिया हुआ है, एफ इज़ अ रिलेशन। हमें पूछा गया कि एफ एक रिलेशन है, बताओ। एफ जो है हमारा कह रहे हैं कि एक रिलेशन है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और सेकंड में पूछ रहे हैं एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। फिर कह रहे हैं जस्टिफाई कर देना बस अपने आंसर को, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है बताओ कि एफ एक रिलेशन है या नहीं है, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो किसी भी चीज़ के रिलेशन होने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं होती, बस एक कंडीशन होती है, जो हमारा डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो हमेशा बिलोंग करना चाहिए पहले वाले सेट के। पहले वाला सेट क्या होगा, रिलेशन हमारा ए टू बी है, तो पहले वाला सेट ए हुआ। डोमेन हमेशा बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट सेट के, मतलब जैसे यहाँ पे ए है, और रेंज बिलोंग करनी चाहिए सेकंड सेट के, सेकंड सेट। सेकंड सेट यहाँ पे क्या है, बी, ए टू बी रिलेशन है। ए टू बी रिलेशन हो तो पहले वाला सेट ये होता है, ये फर्स्ट सेट होता है, ये सेकंड सेट होता है। अगर बी टू ए रिलेशन हो तो ये वाला फर्स्ट सेट हो जाएगा, ये वाला सेकंड हो जाएगा, सही है ना। सेकंड सेट, सेकंड सेट क्या है हमारे इधर बी। रेंज, अब जो डोमेन जो है हमारा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए, और जो रेंज है वो सेकंड सेट को बिलोंग करनी चाहिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले डोमेन निकाल देते हैं इससे। इससे डोमेन निकालो, क्या आ जाएगा। मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है, सारी एक्स की वैल्यूज़, सारी एक्स की वैल्यूज़। अब एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, देखो जो हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें क्या होता है, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई। ऐसे ही यहाँ पे सब में पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई होगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, डोमेन आ जाएगा 1,2, 1 2 3 4 और 2, ये आ जाएगा 1,2, 3, 4, 2, सारे एक्स एक्स वाले टर्म्स लिख दो। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ गई 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11, ये मेरी रेंज आ गई। अब देखो जो मेरे डोमेन के एलिमेंट्स हैं सारे सेट ए में, यहाँ पे डोमेन एलिमेंट्स लिख लो यार, पूरा डोमेन नहीं, पूरा डोमेन के यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लो, डोमेन एलिमेंट्स और रेंज एलिमेंट्स। मतलब डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट को बिलोंग करने चाहिए, फर्स्ट सेट ए को, और रेंज के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी को बिलोंग करने चाहिए। तो देख लो 1 भी है ए में है, 2 भी है ए में है, फिर मैंने देखा ये 3 भी ए में है, 4 भी ए में है और 2 भी ए में है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी वाली देखते हैं रेंज, रेंज सारी इससे बिलोंग कर रही है बी वाले सेट से। 5 रेंज 5 बी में है, 9 भी बी में है, 1 भी बी में है, 1 भी है, 5 बी में है, 5 भी है, 11 बी में है, 11 भी है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। डोमेन के एलिमेंट सारे बिलोंग कर रहे हैं फर्स्ट सेट से ए से, और रेंज के एलिमेंट सारे बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से। तो इसको कह देंगे यस ट्रू, सो एफ इज अ रिलेशन। अब देखना पड़ेगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो कई रिलेशन क्योंकि फंक्शन भी तो होते हैं।
अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहे हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें फंक्शन देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन में मैंने आपको क्या बताई थी, दो कंडीशन होती है। एक तो जो पहले वाला सेट होता है उसकी हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। इसमें हर एक एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, मतलब इन चारों की इमेज बननी चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट should have image. Every element of set A should have image. एक तो ये कंडीशन होती है, और एक और कंडीशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A should have one and ओनली वन इमेज। मतलब सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, किसी की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे हर एक मतलब सेट ए में से हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही है। तो देखो मैंने इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। ए में देखो हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट ही तो है, 1 2 3 4। तो मुझे इन चारों की देखना पड़ेगा, चारों की इमेज बन रही है। मैंने देखा 1 की भी इमेज बन रही है, 2 की भी बन रही है, 3 की भी बन रही है, 4 की भी बन रही है। इसमें देखो 1 2 3 4 ही जो थे हमारे इसमें सेट ए में, तो चारों की इमेज बन रही है। 1 की इमेज 5 बन रही है, 2 की इमेज 9 बन रही है, 3 की इमेज 1 बन रही है, 4 की इमेज 5 बन रही है। मतलब चारों की इमेज तो बन रही है। पहले वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, फर्स्ट हो सही है, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। सेकंड वाली कंडीशन है सबकी एक ही इमेज बननी चाहिए। तो अब देखते हैं, 1 की इमेज 5 बन रही है, एक ही इमेज है। 2 की इमेज 9 बन रही है, अभी एक ही इमेज है। 3 की इमेज 1 बन रही है, सही है। 4 की इमेज 5 बन रही है, सही है। पर इधर देखो 2 की इमेज 9 भी बन रही थी और 2 की इमेज 11 भी बन रही है। अब इधर 2 की तो हमारी दो इमेज बन रही है। 2 की एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट 2 हैज टोटल 2 इमेजेस, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। लिख दो बस, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि हमारी जो एलिमेंट 2 है उसकी टोटल 2 इमेजेस बन रही है। एक तो हमारा 2 से 9 जा रहा है, एक 2 से क्या इमेज बन रही है, 11 जा रहा है। ऐसे 2 इमेज बन रही है, कभी भी 2 इमेज नहीं बननी चाहिए किसी भी एलिमेंट की। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, हैंस ये सिर्फ रिलेशन ही है। एफ इज अ रिलेशन ओनली, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, बस क्वेश्चन 10th हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है हमें, कह रहा है लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। तो इसको लिख लेते हैं, जो जो कंडीशन दी होती है उसको लिख लिया करो। एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। यहाँ पे जो जेड है ये इंटीजर वाला जेड है, ठीक है ना। एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल्स टू, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको फंक्शन को भी लिख लो, ए बी कोमा ए प्लस बी इज सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि मतलब अभी हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ, अभी हमें पता नहीं क्या है ये, और पूछ रहे हैं कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई और आंसर। पूछ रहे हैं कि अगर ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो जस्टिफाई कर दो, और नहीं है तो भी जस्टिफाई कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछ रहा है कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने सोचा, अगर देखो जैसे हमारा ये होता है, जब भी हमारे कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखे होते हैं, जैसे 2,5 लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, या 5,6 लिखा होता है, ऐसे कुछ लिखा होता है, तो पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है हमेशा मेरा जो। और आपको मैंने एक और चीज़ भी बताई थी, पहले वाला हमेशा मेरा डोमेन होता है, दूसरे वाला हमेशा मेरी रेंज होती है, ठीक है। और रेंज को हम एक और भी कहते हैं, रेंज को हम इमेज भी कह सकते हैं, सही है, रेंज को हम इमेज भी कह सकते हैं। तो मैंने सोचा पहले वाला मेरा डोमेन हो गया, दूसरे वाला मेरी इमेज होगी। अब मुझे कुछ ऐसा नंबर लेके आना है कि जिससे ये फंक्शन ना आए। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर सोचता हूँ जिससे ये फंक्शन ना आए, सही है। जैसे मैंने सोचा अगर मैं ए इज इक्वल्स टू ले लूँ 1 और बी इज इक्वल्स टू ले लूँ 8, मैं समझाऊंगा कि आपको मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 1 ले लूँ और बी इज इक्वल्स टू 8 ले लूँ, तो मेरा बन जाएगा, इसमें डाल दो ए बी में और ए प्लस बी में डाल दो ए और बी की वैल्यू। ए में 1 आएगा इधर, इंटू में बी है, इंटू में बी मतलब 8, कोमा अब ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कितना हुआ 1 + 8, तो क्या बन गया 8, 9। मतलब क्या बनना हमारा 8 वाले एलिमेंट की 9 इमेज बन गई, सही है। देन अब मैंने सोचा कुछ और लेता हूँ,
जिससे मेरा ये वाला सेम ही आए, मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है 8 ही आए और उसकी इमेज कोई और बन जाए, बस ऐसे कुछ बन जाए ना, जैसे 8,10 आ जाए या 8,12 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। अगर सेम एलिमेंट की दो दो इमेजेस बनती हैं तो मैं कहता नहीं हूँ कि वो फंक्शन नहीं है। सेम एलिमेंट की कभी दो इमेज नहीं बननी चाहिए या तीन इमेज नहीं बननी चाहिए। सेम एलिमेंट की अगर एक इमेज बनती है तो वो फंक्शन है। अगर सेम एलिमेंट की दो इमेजेस बन जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं है। अब मैंने सोचना कुछ, मेरे को ऐसा लाना है 8,10 या 8,12, पहले वाले एलिमेंट सेम रख के दूसरे वाला कुछ और लाना है 9 के अलावा। तो मैंने सोचा क्या रखूँ, मैंने सोचा अगर मैं a=2 रखता हूँ और b=4 रखता हूँ, मैंने सोचा ये तो मेरा आ जाएगा 8। हाँ ये हो जाएगा, देखो मैंने रखा। अब यहाँ पे 2 और 4 डाल दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा a की जगह, b आ जाएगा 4 की जगह, 4 मतलब 4 आ जाएगा b की जगह। 2 × 4 कॉमा a+b करना है, अब 2+4 कर देंगे बस। तो ये क्या आ गया हमारा 8,6 बन गया ना हमारा। देखो अब देखो जो हमारे ये दो ऑर्डर्ड पेयर निकले हैं, इसको यूज़ करके, इसी को तो यूज़ किया हमने, इसको यूज़ करके हमारे दो ये ऑर्डर्ड पेयर्स निकले हैं। एक तो क्या आ रहा है 8 की इमेज 9 बन रही है और इधर 8 की इमेज 6 बन रही है। तो एक ही एलिमेंट की तो दो दो इमेजेस बन रही हैं, एक 9 इमेज बन रही है, एक 6 इमेज बन रही है 8 की। तो फिर क्या मैम 8 की 9 इमेज बन रही है एक तो एक 8 की 6 इमेज बन रही है। तो टोटल कितनी 2 इमेजेस बन गई इसकी। अगर किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस बनती हैं तो वो फंक्शन तो कभी भी नहीं होता। तो हेंस f इज नॉट अ फंक्शन। रीजन लिख दो, बिकॉज एलिमेंट 8 हैज 2 images. That's it. Hence f is not a function because element 8 has 2 images. That's it. आंसर 11 हो गया हमारा ख़त्म। ये फंक्शन नहीं है तो नो आ जाएगा आंसर, बस। आंसर 11 भी हो गया हमारा कंप्लीट।